चारक साहब, दीनानाथ भगत साहब, गुलाम नबी शाहीन साहब, रमेश अरोड़ा साहब, फरहान खान साहब और सुल्तान पंडितपुरी साहब। इनमें से कई ऐसे हैं जिनके साथ काम करने का मौका मिला, मुझे करीबी से जानने का मौका मिला। एक आध जिनसे मैं कभी मिला नहीं, और दीनानाथ भगत साहब जो हमारे साथ ही इस हाउस में 2014 के इलेक्शन में आए। हालांकि उस वक्त हम उधर बैठे थे, वो इधर, लेकिन जैसे डिप्टी सीएम साहब ने कहा, कहीं कैफेटेरिया में, सेंट्रल हॉल में चाय के कप पीते हुए हेलो हाय का मौका तो मिल ही जाता था। इन सबों ने कम ज्यादा, अच्छा बुरा, अपनी जगह कोशिश की कि वो कुछ बेहतर कर जाए। हम में से कोई ऊपर वाले की तरफ से भेजा हुआ फरिश्ता नहीं। जाने अनजाने गलतियां सबसे हो जाती है, हमसे भी हो। और इसलिए मैंने कहा आज इनकी बारी है, कल हमारी बारी होगी। कब वो हमें से किसी को नहीं मालूम, लेकिन इतना तो हम मान के चलते हैं कि इस दुनिया को कभी ना कभी हमने छोड़ के जाना है। ये हाउस होगा, यहाँ पर मेंबर होंगे, हुकूमत होगी, ऑपोजिशन होगा, इसी तरह हमें भी याद किया जाएगा। और उम्मीद की जाती है कि हमसे पहले जो इन कुर्सियों पर बैठे थे, जो इन कॉरिडोरों से गुजरे, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए कुछ करने की कोशिश की, उनसे हम कुछ सीखें। सियासी पार्टियों के साथ जुड़ गए, लोगों की खिदमत की। सबसे ज्यादा तो सत्यपाल मलिक साहब मुख्तलिफ पार्टियों में रह के वो एमएलए भी रहे, एमपी रहे तो दोनों हाउस में, लोकसभा में भी, राज्यसभा में। उसके बाद अगर गवर्नर बने तो मुख्तलिफ रियासतों में। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ एक रियासत का गवर्नर है। जब आपने लिस्ट पढ़ी तो उसमें कई रियासतों का आपने जिक्र किया जिसमें हमें शायद याद भी नहीं था। मुझे तो याद था कि वो जम्मू कश्मीर में रहे, फिर गोवा गए, फिर नॉर्थ ईस्ट गए, लेकिन उससे पहले आपने याद दिलवाया, फिर बिहार में भी रहे, और उसके साथ साथ शायद एडिशनल चार्ज उनको उड़ीसा का मिला। मरकज में वजीर के तौर पर उन्होंने काम किया। सब जो है कहीं ना कहीं हिस्ट्री की जब किताब लिखी जाएगी तो हर किसी का उसमें छोटा बड़ा पैराग्राफ होगा, उसमें मलिक साहब का भी होगा। हमारी राय अलग हो सकती है, लेकिन इतना हम मान के चलें कि उन्होंने जो किया उस वक्त बेहतर सोचती थी, और इसी चीज को हम लेके आगे चले। चारक साहब पिछली हुकूमत में भी मुझे उनके साथ करीबी से काम करने का मौका मिला, क्योंकि मुबारक मंडी को लेके वो बहुत ही ज्यादा परेशान रहते थे। जो बाकी उनका रहा दोहरा सदर सभा, एजुकेशन के सिलसिले में, सियासत के सिलसिले में, वो तो रहा, लेकिन मेरे साथ सबसे ज्यादा वो उनका एक तालमेल बना रहा वो मुबारक मंडी को लेकर, कि किस तरह जम्मू की वो हेरिटेज, जम्मू कश्मीर की वो हेरिटेज जो है उसको हम बचाते रहे। ये हुकूमत बनने के बाद भी 2-3 मरतबा वो मुझे मिलने आए, बातचीत हुई, लंबी बातचीत हुई, और इसी पे उनका ज्यादा फोकस रहा कि किस तरह जो काम अधूरे रह गए हैं उनको हम मुकम्मल करें।
दीनानाथ भगत साहब जो हुकूमत में पहले एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में थे, फिर सियासत में आए, इलेक्शन लड़ा, कम ही मौका मिला आपको, क्योंकि 15 में एमएलए बने, 18 में जो है डिसोल्यूशन हुआ, तो कम मौके में जितना उनसे हो सका उन्होंने किया। लेकिन आज भी अगर आप देखें तो हाउस के दोनों तरफ से जब उनको याद किया गया तो इसके लिए याद किया गया कि वो जमीन से जुड़े हुए थे, लोगों की खिदमत करने की वो इच्छा रखते थे और जितना उनसे हो सका उन्होंने किया। शाहीन साहब के साथ तो मुझे मैं कहूँ तो इस पूरे लिस्ट में अगर किसी के साथ सबसे ज्यादा नजदीकी से मुझे काम करने का मौका मिला तो शाहीन साहब के साथ। जब से मैं सियासत में आया तब से कहीं ना कहीं शाहीन साहब के साथ वास्ता मेरा बना ही रहा। पहले यूथ में थे, फिर पेरेंट में आए, सूबाई सदर साहब ने जब मैं पहले आया, उनकी बहादुरी के बारे में जितना कहा जाए कम है, वफादारी के बारे में तो सबने कहा, और उनकी वफादारी में भी मतलब जितना मैं कहूँगा कम होगा। कभी वो जमात से दूर नहीं थे। लेकिन उस बहुत बड़े हादसे के बाद, जिसको शायद गलती से तालिगामी साहब ने एक्सीडेंट करार दिया, तो एक्सीडेंट नहीं था ना, वो हमला था। माइंड ब्लास्ट के जरिए उन्हें तो ऐसा जख्म मिला, अगर वो उसके बाद घर बैठते तो शायद हमने से कोई शिकायत नहीं करता। लेकिन तब भी उस हमले के बाद उतना भारी जख्म उनको पहुंचा, उसके बाद भी वो बैठे नहीं रहे। कभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर में कोई मीटिंग होती थी तो शाहीन साहब वहां पहुंच जाते थे। कहीं पे भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की तरफ से उनको कोई काम सौंपा जाता था तो शाहीन साहब कभी कुछ नहीं करते थे, निकल के उस काम में हिस्सा लेते थे। और न सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के झंडे बल्कि मुल्क के झंडे को यहाँ बुलंद रखने में शाहीन साहब का जो एक कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है उसको हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। रमेश अरोड़ा साहब को मैं जानता नहीं था, लेकिन आपके जरिए सुना, बाकी ऑनरेबल मेंबरान जिन्होंने उनके याद में यहाँ कुछ अल्फाज जाहिर किए। एक जाने माने वकील, एडिशनल एडवोकेट जनरल के तौर पर उन्होंने हुकूमत में भी काम किया, फिर बार एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट भी रहे, और फिर सियासत में आके भी उनका एक नुमाया रोल रहा। अखलाक खान साहब, उनके साथ भी काम करने का मौका मिला। बिल्कुल सही कहा मेरे नौजवान साथी एजाज जान साहब, बहुत कम बोलते थे। मुझे अक्सर बेशतर एजाज की तरह याद है, मीटिंगों में वो आया करते थे लेकिन कुछ बोले बिना निकल जाते थे। और मैं भी एक आध बार उनसे मैंने पूछा, साहब कुछ कहना नहीं है? कहा ना, मेरी बात जो है वो मेरे यहाँ रहने से ही फारूक साहब समझ गए हैं, बाकी इशारतन मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। ये शायद हम में से कम ही लोगों को ये आदत होगी। हम जब फिर माइक के सामने खड़े हो जाते हैं, फिर बोलना शुरू कर जाते हैं, फिर बैठना, ना हम बैठ जाते हैं ना हम आपकी घंटी जो है वो सुन पाते हैं। लेकिन अखलाक खान साहब यहाँ होते तो शायद इतने भी अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते, उठ के कह देते कि मैं खिराजे की पेश कर रहा हूँ और बैठ जाते। और आखिर में मोहम्मद सुल्तान बदरपुरी साहब, मैं पहले तो उनके घर वालों को, उनके साथियों को हुकूमत के तरफ से मैं माजरत खा हूँ तो उनका नाम रह गया, नहीं रह जाना चाहिए था। और ये चूक कहाँ पे हुई, आपने इसका नोटिस लिया और मैं उम्मीद करूंगा कि चीफ सेक्रेटरी ने भी आपके ये अल्फाज सुने होंगे। मैं चाहूँगा कि इसमें एक एक्सप्लेनेशन दिया जाए कि अगर डिस्ट्रिक्ट से ये इतला मांगी गई तो ये नाम रह क्यों गया। ऐसा नहीं है कि इनको कोई जानते नहीं थे, 90 साल इनकी उम्र थी, महज राजकुमारी से लेके आज तक वो सियासी मैदान में जुड़े रहे और उनका नाम रहने ही जाना चाहिए था। ये एक गलती हुई है जिसके लिए मैं माजरत खा हूँ। और उसके साथ साथ जो आपने जिक्र किया कि कुछ जिलों से जवाब आया भी नहीं, ये भी अच्छी बात नहीं है।
हाउस को इस तरह लाइटली नहीं लिया जाना चाहिए और मैं उम्मीद करूंगा कि चीफ सेक्रेटरी की तरफ से उनसे एक्सप्लेनेशन जरूर लिया जाएगा। छोटी मुंह बड़ी बात स्पीकर साहब, लेकिन मैं आज के मौके पर चलिए इसका फायदा लेते हुए एक तजवीज हाउस के सामने पेश करूं। क्यों ना हम भी अपने काम करने के तरीके को थोड़ा बदल दें। मैं जब नया नया पार्लियामेंट में गया था तो पार्लियामेंट में भी ओबिचुअरी रेफरेंसेस का तरीका यही था। स्पीकर साहब की तरफ से ओबिचुअरी रेफरेंसेस मूव की जाती थी, फिर ऑनरेबल मेंबरान जो है तकरीर किया करते थे, लंबा सिलसिला चलता था, फिर हाउस एडजर्न किया जाता था और एक दिन हमारा उसमें निकल जाता था। उसके बाद किसी को शायद अकल आई या किसी ने सोचा कि ये पार्लियामेंट के वक्त का सही इस्तेमाल नहीं है और तरीका बदला दिया गया है। स्पीकर साहब की तरफ से अब ओबिचुअरी रेफरेंस मूव की जाती है, कोई तकरीर नहीं होती। स्पीकर साहब उस वक्त फिर तमाम ऑनरेबल मेंबर से गुजारिश करते हैं कि वो अपने निशस्तों पर खड़े होकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करें और उसके बाद अगर कोई सिटिंग मेंबर हालांकि इन दिनों में अपनी जान न खो गया तो फौरी तौर जो है क्वेश्चन आवर शुरू हो जाता है और हाउस का वक्त जो है वो रह नहीं जाता। अगर सिटिंग मेंबर जो है वो नहीं रहता तो फिर हाउस को जो है उस दिन के लिए एडजर्न किया जाता है। मैं अपनी जगह सिर्फ आपके सामने ये तजवीज पेश करता हूँ कि क्यों ना हम भी अब इस पर गौर करें, बजाय ये कि हर पार्टी के तरफ से 3-3, 4-4, 5-5 लोग वही चीजें दोहराएं। कभी कभी कुछ तलखी बातें होती हैं, इसमें फिर सियासत आ जाता है। हम सियासतदान है ना कहीं हमारी बुरी आदत है, हम हर चीज में सियासत ला ही देते हैं। अब यहाँ से इमरजेंसी की बात आई तो वहां से किसी और चीज की बात आ गई। इस चीज से बचने के लिए बेहतर यही होगा कि स्पीकर साहब भी ओबिचुअरी रेफरेंस पढ़ें, हम उस ओबिचुअरी रेफरेंस में 1 मिनट की खामोशी तैयार करें और फौरी तौर क्वेश्चन आउट करके इन लोगों को सही खिराज अकीदत यही होगा कि हम काम अपना ना रोकें, काम हमारा चलता रहे और उनको भी हम सही अल्फाजों में याद कर सकें। ये मेरी एक सजेशन सही होगा। बाकी मालिक हाउस के आप हैं, आप इस पर गौर करिए, लेकिन अपने तरफ से, अपने साथियों की तरफ से, हाउस की तरफ से मैं इन 7 हस्तियों को खिराज अकीदत पेश करते हुए आपसे इजाजत चाहता हूँ। शुक्रिया। और आपको इन्फॉर्म करेंगे कि हमने क्या फैसला लिया है। वजन है इस आर्गूमेंट में, वजन जो पार्लियामेंट में प्रोसीजर है, हम यहाँ पर भी कोशिश करते हैं उस प्रोसीजर को अपनाने को, तो इसको हम देखेंगे और आपको बताएंगे। आप ये